अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, साल 2017 के आगाज़ में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद से ही उनकी जानिब से जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए गए, उसके बाद से ही तज्ज़ियाकार ये कहना शुरू हो गए थे कि इस शख्स से खैर की उम्मीद रखना दीवाने का ख्वाब ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अगस्त 2017 में नई अफ़गान पॉलिसी के नाम पर पाकिस्तान से मज़ीद डूमोर का मुतालबा किया गया। फिर साल 2018 आया, जिसके पहले दिन ही अमरीकी सदर की जो मतनाज़ एक ट्वीट सामने आई, उसने कशीदा जो पाक अमरीका ताल्लुकात थे उन पर मज़ीद जल्ती पर तेल का काम किया। उसके बाद फिर इस साल ही कांग्रेस ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इमदाद की मद में $50 करोड़ की इमदाद रोकी। उसके बाद पाकिस्तानी अफवाज का अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए हवाले से लगाए जाने वाले जो कैंप था उसको भी ख़त्म किया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद ना देने के लिए IMF पर भी दबाव डाला और कहा कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। और अब अमेरिकी फ़ौज ने पाकिस्तान को कोलिशन सपोर्ट फ़ंड की मद में दी जाने वाली जो $30 करोड़ की वाजिबुल अदा रकम है, ये देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से शिद्दत पसंद अस्करी गिरोहों के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाइयाँ नहीं की गई। उसके बाद से फिर इसी साल अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की बंद होने वाली कोलिशन फ़ंड की रकम $80 करोड़ हो गई है। सवाल ये है कि क्या ये फ़ंड रोक कर अमेरिका जो है वो अपने अहदाफ पूरे कर सकेगा, या फ़ंड रोकने का मकसद सिर्फ दबाव में लाना है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस फ़ंड के रुकने से जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग है वो किस हद तक मुतासिर हो सकती है। और अहम सवाल ये भी है जब पाकिस्तान की नई हुकूमत जो है ये अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम करने की बात करती है और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और अमेरिकी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो दौरा है अब आइंदा हफ्ते जो मतवक्के है, ऐसे वक्त में इस तरह का पाकिस्तान को जेस्चर देना, फ़ंड बंद करना पाकिस्तान के लिए किस किस्म का मैसेज है, क्या इशारा है? और इस फ़ंड के बंद होने से क्या वाकई पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसकी बात करें तो सदारती इंतखाबात को लेकर हुकूमत ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है और एक उम्मीदवार मुत्तहिदा अपोजिशन का है। ऐसे में पीपल्स पार्टी अकेली रह गई है। इसकी फिर ऐवान में क्या हैसियत होगी हुकूमत के इत्तेहादी MQM की? जो उसकी बात की जाए MQM की, तो उसकी एक और जो पतंग अली रज़ा आब्दी ने भी पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसकी वजह बताया जा रहा है कि कुछ उनकी ज़ाती वजूहात है। लेकिन खबरें जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, NS 243 जो इमरान खान ने जो अपने वहाँ से सीट छोड़ी, उस पर जो इंतखाबात होंगे उस पर अली रज़ा आबदी को टिकट नहीं दिया गया। वो नाराज़ हो गए और उन्होंने पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। ये कराची की सियासत में हो क्या रहा है? फ़ारूक सत्तार ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं अली रज़ा आबदी। इंतखाबात के बाद से ही हमने देखा कि फ़ारूक सत्तार भी गायब हैं। इस पर भी बात करेंगे कि MQM के आप फिर से उनमें एक जो खलीज है वो बढ़ती जा रही है इंतखाबात के बाद से। इसको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म, ये पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम लाने की बात करते हैं, इसका ऐलान भी कर दिया है। नई हुकूमत का नया बल्दियाती निज़ाम किस तरह का होगा और क्या वो डिलीवर कर पाए, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी मौजूद हैं। इस्लामाबाद से एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हैं और कराची से ज़फ़र हिलाली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रज़ा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। रज़ा, बात यह है कि जिस तरह के जेस्चर्स अब दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो कोलिशन सपोर्ट फ़ंड है, इमदाद को बंद करके कभी IMF पर दबाव डालना, बात यह है कि अगर हम सारा कुछ भी दाव पर लगा दें, जो हमने 9/11 के बाद बहुत सी कुर्बानियाँ दी भी, हमारे हज़ारों जो शहरी हैं, हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो भी इसमें शहीद हुए। बात यह है कि 17 साल अफ़गानिस्तान में रहने के बाद जो अमेरिका ख़ुद जंग नहीं जीत सका, इतना कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान उसे आखिर ये जंग कैसे जितवा सकता है? और इस तरह के हथकंडे सिर्फ ये कह के कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहा, पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकाने हैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, इस तरह के बहाने लगाकर आपको लगता है कि अमेरिका अपनी नाकामी जो से हो चुकी है अफगानिस्तान में, जिसका वो बाकायदा ऐलान नहीं कर रहा है, इसको छुपा सकता है? देखिए, ये छुपाने का ही एक तरीका होता है। जैसा कि आपको भी इल्म है और यहाँ अमेरिका में भी बहुत से हल्के ऐसे कहते हैं कि ये अमेरिका के लिए एक बहुत महंगी और एक नाकाम जंग साबित हुई है। और जाहिर बात है, जब आपके पास इतनी बड़ी नाकामी हो तो आपको किसी ना किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो एक इजी टारगेट है
और आज से नहीं, पहले से भी ये होता आया है। और लेकिन ये देखिए जो कुछ हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल प्रेशर जो डाला जा रहा है पाकिस्तान से, इसका आगाज तो काफी पहले से हो चुका था। बल्कि जनवरी में जो सदर ट्रंप ने ट्वीट्स अब नए साल का आगाज किया, उसी से उसका अंदाजा हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी सी हमारी तरफ से भी, दफ्तर खारजा की तरफ से भी कुछ कमी रह गई कि उनको इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए था कि ये सब इक़दाम हो रहे हैं और किए जाएंगे। और अफसोस ये है कि वो उसमें थोड़ी जो ताख़ीर भी हुई और आगे जो एक पॉलिसी रिस्पांस जो होता है वो देखने में नहीं आया। पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि देखें, अब मसला ये है कि यहाँ फजा जो है डिस्ट्रस्ट की वो दोनों तरफ है। पाकिस्तान में भी एक बहुत ही बुरी किस्म का सेंटिमेंट भी है और बड़ी हद तक वो जायज़ भी है कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं और उसके बावजूद जो है वो अमेरिका उनको एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। मगर अमेरिका में भी ये बात बहुत ज्यादा यहाँ के मीडिया में भी, थिंक टैंक्स में भी कही जाती है कि जी हमने इतनी इमदाद दी और ये वो पाकिस्तान ने हमारे लिए वो काम नहीं किया जिसकी हमें तवक्को थी। लेकिन अब इससे आगे बढ़ना होगा। अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, एक नया मौका है कि पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात तो नहीं हो सकते जो अमेरिका के एक जमाने में होते थे, लेकिन इन ताल्लुकात को रिपेयर करना जो है वो हमारे कौमी मफाद में होगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ सिर्फ ताल्लुक सिक्योरिटी का नहीं है, बल्कि जैसे कि आपने IMF का जिक्र किया या दीगर जो आलमी माशी इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इमदाद देते हैं, और अभी पाकिस्तान की जो मईशत की हाल है उसमें हमें IMF के पास जाना ही पड़ेगा। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ऐलान भी कर चुके हैं। इस तरह का ऐलान, इमदाद आपने बंद करनी है, ये आप ऐलान जब माइक पॉम्पियो जो है वो 5 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, इसके बाद भी ऐलान किया जा सकता था। आप समझते हैं कि ये इसका एक मकसद है पाकिस्तान को दबाव में लेके आना? ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि हमने ये एजेंडा सेट कर दिया है, आपको पता होना चाहिए हम किस पर बात करने जा रहे हैं और आपको हमारे टॉकिंग पॉइंट्स पे आना पड़ेगा। ये मैक्सिमलिस्ट जैसे कहा जाता है पोजीशन होती है, और ना सिर्फ ये प्रेशर बढ़ाना, बल्कि मैं समझता हूँ ये सफारती बदतहजीबी भी है। क्योंकि सफारती जो है तरीकाकार, उसमें अगर एक सीनियर ऑफिशियल एक मुल्क में जा रहा हो तो उससे पहले किस तरह के इक़दाम करने का तो मकसद यही होता है कि ये जो मुज़ाकरात होंगे वो नाकाम हो जाएं। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ भी जो ट्रंप इंतजामिया है उसमें भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है पॉलिसी के बारे में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो। पहले ट्रंप ने ऐलान किया वो निकलना चाहते हैं, उसके बाद अमेरिकी फौज ने कहा नहीं आप यहीं रहेंगे, अभी हम नहीं छोड़ेंगे अफगानिस्तान को। तो एक केओस का हाल यहाँ भी है। सच जानिए तो मेरा नहीं है ख्याल कि कोई बड़ी मजबूत इनकी पॉलिसी है, क्योंकि मैं समझता हूँ इनको इससे पीछे हटना पड़ेगा अमरीकियों को। हिलाली साहब, माइक पॉम्पियो का दौरा इस सब के बाद आप समझते हैं कि मुस्बत नताइज छोड़ेगा? देखिए, पॉम्पियो पहले क्यों आ रहा है इधर? पहले तो पॉम्पियो ने जाके इमरान खान को मुबारक दी है ना। पॉम्पियो कौन होता है भाई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। अगर आपने मुबारकबाद देनी है एक प्राइम मिनिस्टर को तो आप अपने वाइस प्रेसिडेंट से कम फोन करें, इफ नॉट प्रेसिडेंट, इसलिए कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है हमारा, तो तुम्हारा भी चीफ एग्जीक्यूटिव को फोन करना चाहिए। इट्स एन इंसल्ट। मैं तो लेता ही नहीं फोन कॉल इसका। दूसरी बात, मैं ये जानना आपने पढ़ा है ये पेंटागन स्पोक्समैन ने क्या कहा था? उसने कहा था वी आर टेकिंग एक्शन ड्यू टू लैक ऑफ पाकिस्तान डिसाइसिव एक्शन इन सपोर्ट ऑफ साउथ एशिया पॉलिसी। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं तो इसका मतलब है ये अफगान तालिबान और अफगानिस्तान का नहीं था, ये पूरा साउथ एशिया पॉलिसी है उनका जो वो चाहते हैं हमारे पे लागू किया जाए। और साथ साथ अगर तुम ये नहीं करेंगे हम इकोनॉमिक फाइनेंशियल सैंक्शंस लेंगे तुम्हारे खिलाफ। लेने लग गए हैं वो, ये 2 कंपनियों को खत्म किया है, अभी पैसे रोक दिए हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि वी आर हेडेड फॉर अ क्लैश। अब क्या करेंगे? मेरे ख्याल में कम से कम हम कहना चाहिए भाई हमारे जो पैसे खर्च हो गए हैं कोलिशन सपोर्ट फंड का मतलब है कि हमने पैसे खर्च कर दिए, अब हमें इसको रिइंबर्समेंट मिल रहा है। दो नहीं दोगे, एक्सेस तुम्हें नहीं देते हैं पाकिस्तान के थ्रू, तुम हमारे बॉर्डर्स के क्रॉस नहीं कर सकते, और अगर तुम आओगे हमारे खिलाफ और ड्रोन्स भेजोगे हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। देखिए अब खुदा के लिए समझे, हमारे पास एक अच्छा लीडर है, एक ऑनेस्ट ईमानदार लीडर है, रिस्पेक्टेबल लीडर है। मैं वी हैव अ पॉपुलर मैन। भाई कब खड़े रहोगे? खुदा के लिए IMF से फाइनेंशियल सैंक्शंस आपके खिलाफ शुरू हो गए हैं। ये कहता है IMF को भी नहीं आप जा सकते। हालांकि IMF को स्टेटमेंट देके क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि हम अमेरिकन इदारा नहीं है,
हम एक इंटरनेशनल इदारा। तो आपको लगता है भाई इमदाद के चक्कर से हमें बाहर निकलना चाहिए? इमदाद के बगैर हमारा सर्वाइवल है। अब हमें इमदाद का जो कशकोल है, जो हम हर बार टेंशन में आ जाते हैं कि शायद अगर हमें ये सपोर्ट फंड नहीं मिलेगा, ये करोड़ों डॉलर इमदाद नहीं मिलेंगी तो पाकिस्तान मुश्किलात में फंस जाएगा। क्या इसके बगैर सर्वाइवल नहीं हो सकता? शाजिया, हमारे लोग ऐसे हैं कि इस हद तक हमें ले आए हैं कि उसके बगैर नहीं हो सकता। लगता ऐसे है, इसलिए कि हमें $9 बिलियन नहीं चाहिए, हमें $21 बिलियन चाहिए इस साल के लिए। किधर से आएगा ये सब पैसे? कौन देगा? चीन तो थक गया है, बल्कि चीन ने तो अब कह दिया है। अब 80 करोड़ डॉलर हो गई है, जब से बंद की है ना, इकट्ठी होकर 80 करोड़ डॉलर हो गई है सारी इमदाद। तो मैं कह रहा हूं आपको, दीज पीपल हैव wrecked दिस कंट्री। मगर अब मैं कहता हूं शाजिया, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये अब कह रहा हूं, ये एक एडिक्शन है। ये जो IMF का है ना, इसका एडिक्शन क्या है कि हमें पता है दिमाग के पीछे कि यार अगर हालात बहुत बुरे हो गए, IMF से जाके पैसे ले जाएंगे, कर्ज फेर देंगे। नहीं, इसको खड़ा होकर कहना चाहिए इमरान खान को, नहीं देंगे, हम नहीं जाएंगे, जो भी करना हम करेंगे, भूखे मरेंगे, मगर नहीं जाएंगे। कमेंट लूंगी प्रोग्राम में। वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाहिद लतीफ साहब, लगता यह है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी वो हो जो अमेरिका के फायदे में हो, जो अमेरिका चाहता है। आपको नहीं लगता अगर इन 2 पॉइंट्स पर अमेरिकियों को पाकिस्तान कभी कन्विंस नहीं कर पाया? नंबर 1 ये कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो क़यादत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में हमले करती है, उस बारे में आप अमेरिका को कभी कन्वे नहीं कर पाए, अपना मुद्दा बयान नहीं कर पाए कि उस पर भी आप एक्शन लें। नंबर 2, जो इंडियन इंटेलिजेंस अफगानिस्तान में बैठकर दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, फंड करती है, जो यहाँ पर आकर हमले करते हैं, उनके खिलाफ भी आप कभी एक्शन नहीं लेते, बल्कि उल्टा उनको आप सपोर्ट करते हैं। आपको नहीं लगता कि सिफारती सतह पर, खारजी सतह पर पाकिस्तान अपना व्यू पॉइंट ठीक तरीके से बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया, कन्विंस नहीं कर पाया, और आकर जो अमेरिका का जोर एक ही चीज़ पर चलता है वो है इमदाद, और इस बहाने के शायद पाकिस्तान शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका तो चाहता है कि हम इसको इमदाद का नाम दें, मगर मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हम इसको इमदाद का नाम देना बंद कर दें। ये इमदाद नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान का उन पर कर्जा है, क्योंकि जब हम उनके इत्तेहादी हैं तो ये चीज़ें तय हो चुकी कि इस पर जो खर्चा जिसको आप वो वॉर अगेंस्ट टेरर कहते हैं, उस पर जो पाकिस्तान खर्चा करेगा वो वाजिबुल अदा है अमेरिका पर। और मैं इस पूरे प्रोसेस में रहा हूँ और मैं देखता रहा हूं कि ये जो CSF फंड है जो कि उन पर वाजिबुल अदा है, हम जब लिस्ट बनाकर उनको भेजा करते थे तो उसकी इतनी काट छांट की जाती थी कि उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो अप्रूव होता था और हमें दिया जाता था। इससे पहले भी आपको याद है कि 50 करोड़ जो डॉलर हैं वो उनकी तरफ पहले ही वाजिबुल अदा हैं, और अब 30 करोड़ मजीद जिसके ऊपर उन्होंने इनकार कर दिया। तो हमें यह कहना चाहिए कि यह एक सुपर पावर है जिसकी हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, उनका वादा है, ये वादा खिलाफी हो रही है, ये कोई इमदाद नहीं है। तो इसको पहली बात कि इसको हमें तय करने की जरूरत है कि ये वाजिबुल अदा रकम है जो कि अमेरिका इनकार कर रहा है। ये पहली बात है। अब दूसरी बात जो आपने की, देखें बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि 15 साल से भी ज्यादा वक्त जो अफगानिस्तान में उन्होंने गुजारा और उन्हें नाकामी हुई। अब उनकी जो अपनी पब्लिक है वो इन मामलों में बहुत सेंसिटिव है, जहां पे आप टैक्स पेयर्स मनी की बात करते हैं, एक एक चीज का हिसाब वहां लिया जाता है। और ये अरसा हो गया अमेरिका को ये बहाना बनाते हुए कि हमने तो ये तकरीबन जंग जीत ली थी, ये पाकिस्तान ने बीच में आकर खराबी की है और हम जीती हुई जंग जो है उसमें नाकाम हो गए। यानी इसका सारा जो बोझ है वो पाकिस्तान के कंधों पर डाला जा रहा है, अपनी नाकामी का बोझ, ताकि वहां पे जो लोगों की तरफ से इस तरह शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके। तो एक तरह से पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, तो इस पर भी पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। यानी जो भी काम होगा
यार उसके एंड पे ब्लेम पाकिस्तान ही को किया जाएगा। वजह कोई भी हो, नाकामी किसी सूरत में भी हो, ब्लेम पाकिस्तान को किया जाएगा। एक ही सूरत में उनको अपना मकसद हल होता हुआ नजर आता है कि पाकिस्तान तालिबान को मेज पर लाए, वहां पे जो गुफ्तो शनीद हो, जो मुज़ाकरात हो, तालिबान अमेरिका की बात माने, क्योंकि अमेरिका यहां से नहीं जाना चाहता। उसकी मंसूबाबंदी में इस खित्ते को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस खित्ते में अगर खासकर अमन हो गया तो फिर उसके यहां रहने का उज़र भी जो है वो नहीं उसको सूट करता, क्योंकि उसने यहां रहने के लिए यहां कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से शरारत करके रखना है। तो मैं समझता हूं कि उसके इतने पेचीदा किस्म के ये सारे मसाइल हैं और पाकिस्तान को सारा बोझ के नीचे दबाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान के ये इक़दामात संजीदा नजर क्यों नहीं आते शाहिद लतीफ साहब? पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर बाढ़ लगा रहा है, काबुल कभी नहीं चाहता था कि इस बॉर्डर पर बाढ़ लगे। आप देखें 1.4 मिलियन अफगान अगर रजिस्टर्ड हैं तो बहुत ज़्यादा अनरजिस्टर्ड भी हैं। अगर वहाँ कोई क्रॉस करके बॉर्डर आ जाता है, रेफ्यूजी होता है, लेकिन वो तालिबान का कोई दहशतगर्द होता है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान की संजीदा इक़दामात भी तो है ना बाढ़ लगाना, जो काबुल कभी नहीं चाहता था। ये तो हमारे लिए संजीदा है ना। जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारे और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेयार हैं, उसमें फर्क है। हमारा संजीदे होने का मतलब यह है कि ये अमेरिका को सूट नहीं करता। वो यहां पे खलफशार चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहां पे शरारत होती रहे, जिसके तहत उनका यहां रहना जो है उसका जवाज बन सके। तो वो नहीं चाहते कि बाढ़ लगा के और पाकिस्तान महफूज हो जाए। तो मकसद ये है कि अमेरिका को अफगानिस्तान का अमन, जिसके साथ पाकिस्तान का अमन जुड़ा हुआ है, वो हरगिज कबूल नहीं है। लिहाजा वो बार बार इस तरह की हरकत करते हैं जिसके तहत पाकिस्तान को एक बुरे रंग में पेश किया जाए और दुनिया को भी बताया जाए, खासकर उनकी जो अपनी पब्लिक है उसको बताया जाए कि अमेरिका बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहा था। ये देखो पाकिस्तान ये हमारे मुतालबात नहीं मान रहा, जिसकी वजह से हमें नाकामी हो रही है, लिहाजा पाकिस्तान पर चढ़ाई की जाए। ये है उसका नुक्ता नज़र। रजा, इसमें चाइना फैक्टर, सीपैक, ये कितना इंपॉर्टेंट है? बुखलाया हुआ है अमेरिका पाक चाइना दोस्ती से। क्या हमें भी इस बात की इंश्योरेंस देनी चाहिए या उन्हें भी इस बात की अमेरिका को इंश्योरेंस चाहिए कि पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं है? देखिए, बिल्कुल चाइना का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है और चाइना की जो उभरती हुई ताकत है, माशी और मिलिट्री ताकत, उससे बिल्कुल अमेरिका में बहुत तशवीश पाई जाती है। और खुसूसन ये जो खित्ता था एशिया में, मगरबी एशिया, यहाँ पे अमेरिका का तारीखी तौर पर यूं समझिए कि इन्फ्लुएंस रहा है और सोवियत यूनियन के बाद बढ़ा है वो। मगर अब चीन जो है वो और चीन का जो रूस के साथ इत्तेहाद है वो भी एक खतरे की घंटी है अमेरिकी पावर के लिए, इसलिए ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कोई अश्योरेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क हैं और ये बिल्कुल हमारी स्वाबदीद है कि हम अपने जो है मुल्कों के साथ ताल्लुकात अपने इंटरेस्ट के मुताबिक रखें। मेरे ख्याल से हमें ये ज़रूर एक चीज़ वाज़े कर देनी चाहिए कि कैंप का हिस्सा हो या ना हो, कि हम दोनों जो ग्रुप्स हैं या दोनों जो पावर सेंटर्स हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, चाहे वो चीन और रूस का उभरता हुआ इत्तेहाद हो या अमेरिकी पावर हो जिसके साथ हमारे दरीना 5 दहाइयों पर मुश्तमिल ताल्लुकात हैं। अब मसला सिर्फ ये आता है कि ये सारी बात है अफगानिस्तान की, क्योंकि अमेरिका को इस चीज़ की समझ में शायद उनको आती भी है और वो उसको दरगुजर करते हैं कि पाकिस्तान के बड़े जो है वैलिड तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के रोल से मुतालिक, और अगर अमेरिका ये चाहता है कि हिंदुस्तान किसी तरह से इस खित्ते का पुलिसमंद बन जाए चीन के बिलमुकाबिल, तो वो पाकिस्तान को किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए मेरे ख्याल से ये अमेरिका में भी कुछ रियलिज्म की ज़रूरत है और उनको ये भी देखना पड़ेगा कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के बगैर देखिए अमेरिका का कोई गुजारा नहीं है, अमेरिका का इनखला वहाँ से नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान इसमें एक कलीदी किरदार ना अदा करे। ये अमेरिका भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है, इसलिए दोनों ममालिक को ज़रूरत है। मसला पोस्चरिंग का है और मैं समझता हूँ कि गलत जो एक पॉलिसी डायरेक्शन हमने ले रखी है वो उसका मसला है। वक्त आ गया कि इसको रीसेट किया जाए और इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ा एक हमें तवक्को भी है, उनके पास एक बहुत बड़ा मौका भी है। ये प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आज वक्त के बाद।
के बाद खुशामदीद। शाहिद लतीफ़ साहब, कल वज़ीर आज़म साहब लाहौर में थे, बड़े बड़े उन्होंने फ़ैसले किए, बिल्कुल पंजाब को बदलावा देखना चाहते हैं, पंजाब में बेहतरी कहते हैं नज़र आनी चाहिए, बल्दियाती निज़ाम वो बिल्कुल बदलना चाहते हैं। वो किस तरह का बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं? क्या बिल्कुल वैसे इख्तियारात देंगे जो हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में देखे थे कि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल किए थे? पुलिस को बिल्कुल गैर सियासी करना चाहते हैं। उसकी वजह से मिसाल कुछ दिन पहले जिस तरह DPO पाकपतन को वज़ीर आला पंजाब ने बुला के उनको तब्दील करवाया, उनका तबादला करवाया, वो कितनी पुलिस गैर सियासी है ये भी हमें नज़र आ गया। तो आपको लगता है कि इतने बड़े तर्ज पर तब्दीलियाँ पंजाब में लाना मुमकिन हो सकेगा? देखिए, जहाँ तक मैं इससे शुरू करूँगा, जहाँ तक पंजाब और पुलिस का ताल्लुक है और वो IG से रिलेटेड जो मामला है, ये अभी मुतज़ाद मामला है। मैं नहीं समझता कि इस पर हमें फाइनल कोई कंक्लूजन ड्रॉ करनी चाहिए। अभी ये मामला, लेकिन एक बात तो है ना कि उनको DPO को वज़ीर आला ने बुलाया, उनके साथ जो एक शख्सियत बैठी थी उसके बाद फैसला हुआ उनको करने का। ये तो चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि अगर उनके कहने पे हुआ है जो लग रहा है तो ये गलत है। नहीं, अभी इसकी इंक्वायरी हो रही है। जो मेरे सुनने में आया है, शायद हालात इससे थोड़े मुख्तलिफ हैं, ये बिल्कुल पूरा सच नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसकी इंक्वायरी मुकम्मल होने तक हमें कम से कम इसके हतमी नताइज तक नहीं पहुँचना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पुलिस का जो सिस्टम है उसमें बिल्कुल हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने KPK में पुलिस को जैसे बेहतर किया और वही दुर्रानी साहब जो हैं उनको पंजाब में बुला लिया गया है। मगर एक सवाल यहाँ से ये उठता है कि दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो सिंध की पुलिस का क्या बनेगा? क्या ये मार्का जो है सिर्फ पंजाब तक रहेगा? क्योंकि जहाँ तक वो जो हमने तरमीम कर रखी है अपने आइन में, जरदारी साहब ने जो तरमीम फरमाई और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट लिया कि देखें जी, सदर के सारे इख्तियारात जो हैं वो हमने सूबों को दे दिए। अब तब से देख लीजिए कि सूबों के हालात मुख्तलिफ जो फ्रंट्स हैं उन पर क्या हैं। और सबसे बड़ा मामला यही आएगा कि वो पुलिस जो है उसको आप टच नहीं कर सकते। तो अगर आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और सिंध की पुलिस का जो आलम है वो हमें सबको मालूम है, जो सिंध के हालात हैं वो किसको मालूम नहीं, तो उसका क्या बनेगा? तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जहां तक ताल्लुक है बल्दियाती इदारों का, जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो मेयर हो वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए जैसे लंदन में होता बनाया जाए, जैसे लंदन में है, जैसे सदारती निज़ाम है अमेरिका का। तो मैं समझता हूँ हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो इस सिमत में जैसे बढ़ना चाहते हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। हमें बल्दियाती इदारों को मजबूत करना है। आप देखिए उनका जो हशर हमने किया, पहले तो हम उनके इंतखाब नहीं कराना चाहते थे, साल हा साल बीत गए, और फिर जब अदालतों ने बहुत जोर लगाया तो हमने इंतखाबात तो करा दिए, मगर वो इदारा जो है वो गैर फाल है। आपने उनको फंड्स नहीं दिए, मेयर उनके सर पे लाके अपनी मर्जी का बिठा दिया। तो इस तरह इदारे काम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ये जो बात चली है, और फिर जो मैंने पुलिस की बात की, ये बड़ी संजीदगी से इसे देखने की ज़रूरत है कि पुलिस के निज़ाम को जब आप बदलने जा रहे हैं, उसके अंदर बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि जी इसमें हमें इस्लाहात चाहिए, तो ज़रा ये भी देखा जाए कि ख़ासकर सिंध के सूबे में ये इस्लाहात आप कैसे लाएंगे। क्या आपको फिर से आइन में दोबारा वो जो तरमीम हमने कर दी और सूबों को इतने बड़े बड़े हमने इख्तियारात दे दिए, क्या उसमें फिर हमें कुछ ना कुछ करना होगा? तो ये सोच, मैं समझता हूँ इसमें सोच विचार की जरूरत है। रज़ा भी बेहतर बता सकते हैं। सिक्योरिटी के मामलात होते हैं जी, तो ये है विफाकी मामलात, खासकर सिक्योरिटी, इसको देखा जाना चाहिए। ये सूबों के हवाले करके हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, और हमारी सिक्योरिटी का जो आलम है, जो पुलिस का आलम है, और जैसे सियासी तौर पर उसको कंट्रोल किया जाता है, इसमें से हमें फौरी तौर पर निकलना है। अगर हमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को बेहतर सिमत में लेके जाना है तो आपको इस तरह की इस्लाहात हर सूरत करना होगा। सही, रज़ा भी इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। रज़ा, ये जो डायरेक्ट मेयर के इलेक्शंस होते हैं, ये कितना कामयाब सिस्टम है? लंदन में तो हमने देखा, अमेरिका में भी तो मेयर सिस्टम और बड़ा कामयाब चलता है। जी देखिए, अक्सर जो जगह जहाँ पे मजबूत किस्म की लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन ही हुआ करता है। पर ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से रिवाज रहा है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना आसान होता है अगर आप इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं। यही वजह है कि माजी में इनडायरेक्ट इलेक्शन ही बेशतर होते रहे हैं, और ये एक अच्छा स्टेप होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो असल मसला बल्दियाती हुकूमतों का है वो है वसाइल का,
कि इनको वसाइल जो है वो सूबे मुंतकिल करते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स के पास टैक्स लगाने की और अपने पैसे रेज करने की बहुत कम अथॉरिटी होती है। तो अगर आप चाहे जितनी भी मजबूत लोकल गवर्नमेंट बना दें, अगर उसके पास पैसे या वसाइल का एक्सेस नहीं होगा तो वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसके साथ साथ इसको भी देखना है कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसीज बन गई हैं, सफेद हाथी बन गए हुए हैं। पंजाब में देख लीजिए 50-60 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स बन गए हुए हैं, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, हर जगह, और भरमार है अफसरों की। तो फिर अफसरों की भी मुंतकिली होती है निचली लेवल पर, यानी कि आप सूबे से निकाल के उनको लेके, तो ये ट्रांसफर बन जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन और फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन और सिविल सर्विस को नीचे जो उनको अफसरान को भी भेजा जाए, तो फिर ये लोकल गवर्नमेंट्स मजबूत होती हैं। पुलिस रिफॉर्म का जहां तक ताल्लुक है, वो शायद साहब की बात ठीक है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो तो एक कौमी मसला ही होता है, और इंटरनल सिक्योरिटी जो होती है वो फेडरल लेवल पर होती है। मगर हमारे आइन का जो स्कीम है वो शुरू से 73 से ही, उसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी पुलिस जो है वो मातहत की गई है, और उसकी वजह, और सिर्फ वो एक पहला स्टेप था, उसके बाद पुलिस को लोकल गवर्नमेंट्स के मातहत होना था। देखिए पाकिस्तान के आप पड़ोस में देख लीजिए, हिंदुस्तान में देखिए तो कलकत्ता में, बॉम्बे में, या वहां पर जो पुलिस चीफ होता है शहर का, वो मेयर के ताबे होता है, यानी कि उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है। यहाँ पे पहले अंग्रेज का निजाम था कि डीसी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो जो है पुलिस को वो अकाउंटेबल करता था, सुपरवाइज करता था। वो निजाम खत्म था, जनरल मुशर्रफ ने उसको बदल दिया, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट खत्म हो गए। अब उसके बाद एक खला है कि आप बिल्कुल पुलिस को जितना मर्जी मजबूत कर दीजिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस के हाथ में लोगों की जानो माल होती है। सही, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद मियां अतीक, MQM के रहनुमा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब। वैसे तो MQM जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, लेकिन MQM का एक बड़ा नाम डॉक्टर फारूक सत्तार, जो इंतखाबात में उन्हें शिकस्त हुई, उसके बाद से वो इतना मंजर पर नज़र नहीं आए, ना मीडिया टॉक शोज़ में नज़र आते हैं, ना उनकी तरफ से कोई बयान जारी होता है इलेक्शंस के बाद ख़ास तौर पर। क्या वजह है कि कभी MQM सेनेट के इंतखाबात पर नाराज़ होती है, जो PIB ग्रुप टेसोरी को टिकट देने पर नाराज़ हो जाते हैं, इनके अख्तलाफात हो जाते हैं, फिर जब सेनेट इंतखाबात होते हैं, जब मफाद नज़र आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि सेनेट में आप लोगों को नुकसान भी हुआ, इसका भुगतना पड़ा आपको खमियाजा। फिर आम इंतखाबात से पहले भी इख्तलाफात नज़र आए और बहुत ज़्यादा आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। अब अली रज़ा आबदी, जिन्हें PIB ग्रुप का कहा जाता है, फारूक सत्तार ग्रुप का कहा जाता है, जो खबरें आ रही हैं कि इन्हें 243 में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं उसमें टिकट नहीं दिया गया, उससे नाराज़ होकर उन्होंने पार्टी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया है। अब असल वजह क्या है? बहुत शुक्रिया शाजिया। सबसे पहले तो आपने खुद ही जो बात की उसमें थोड़ा सा तजाद है। एक तरफ आपने कहा कि आप नाराज हो जाते हैं, फिर उसके बाद मिल जाते हैं और फिर इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपने साथ ही ये भी कहा कि इलेक्शन के दिनों में कतई तौर पर हम वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सके जो हमें हासिल करने चाहिए थे। तो जब आवाम को पता चल जाएगा, जब आवाम को पता चल जाता है कि मफाद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं फिर ये अलहदा हो जाते हैं, तो नुकसान तो होता है ना। फिर ये आपका कहना जरूर लाहौर में बैठ के शाजिया हो सकता है। मेरे ख्याल में पिछले कई सालों से आप कराची गई भी नहीं होंगी, लेकिन बारह चले आपका हक है। आपने भी टीवी नहीं देखा। मैं इलेक्शन की कवरेज करके आई थी, इलेक्शन में जब कैंपेन चल रही थी, मुझे लगता है आप टीवी से दूर हैं। वो एक आप कराची नहीं रहते। अच्छा बहरहाल मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। जो आपने फारूक सत्तार भाई का कहा, पहली तो शायद आपके इल्म में हो उनके कुछ फैमिली में कुछ फंक्शन थे, कुछ शादी थी, उसके लिए वो मसरूफ थे। दूसरी बात ये है कि अक्सर व बेशतर सियासत में ये होता रहता है कि कभी आप बहुत ज्यादा मंजरे आम पर नजर आते हैं और कभी किसी वक्त में आप
थोड़ा सा पर्दापोशी भी कर लेते हैं, वो चाहे मसलहत के तहत कहें, वक्त गुजारने के लिए कहें या जो भी कहें। अब हम उस मुद्दे पे आ जाते हैं जो आपने कहा। अली रजा आब्दी भाई हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे बहुत डेडिकेटेड वर्कर हैं, लेकिन मैं एक बात वाजे कर दूं, आज खालिद मकबूल सदीकी भाई जो हमारे सरबराह हैं MQM पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास अभी तक उनका कोई इस्तीफा नहीं आया। दूसरा ये जरूर मैं कहूंगा कि वो जितने डेडिकेटेड वर्कर हैं उनके नाम को कंसिडर किया जाना चाहिए था, लेकिन कोई ना कोई वजह होगी कि जिस वजह से राबता कमेटी ने हमें तो वजह यही लगती है कि वो PIB ग्रुप का हिस्सा है, शायद इसीलिए उन्हें इग्नोर किया। जी, ये भी हो सकती है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो लोग PIB में गए उनको बुलाया गया, वो आ गए, लेकिन राबता कमेटी ने उनको बड़े खुले हाथों से एक्सेप्ट किया, इसलिए शायद ये ऐसी बात ना हो। और कोई वजह जरूर हो सकती है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि उनको कंसिडर नहीं किया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। और शायद अभी मैं एक और बात भी कहूंगा कि हमारी कोई बातचीत हो भी रही है PTI से, और शायद कोई सीट एडजस्टमेंट भी हो जाए। तो उन चीजों को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा कि इलेक्शन है, इलेक्शन में बहुत सी चीजों को देखना होता है। एक जाती पर्सनैलिटी है, एक हमारी जो पार्टी है उसका मौकफ है, फिर राबता कमेटी का ये इख्तियार है कि वो जिसको चाहे, जिसको मौजूद समझे, उसको वो आगे लेकर आए। और इसमें ये है कि मैं आखिरी जुमला एक अभी आपने ये कहा, अच्छा चले आप आखिरी जुमला सिर्फ एक आखिरी जुमला। देखिए, हम लोग जो हैं, जो कारकुन लोग होते हैं, हमारा काम है सिर्फ इम्तिहान में पेपर देना, नंबर लगाना जो है वो तो राबता कमेटी का काम है। राबता कमेटी ने हमारे पेपर चेक करने हैं। अगर हम अपने आप को खुद ही नंबर देंगे तो वो 100/100 दे देंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि हाँ, ये हो सकता है कि PIB ग्रुप का हिस्सा है, फारूक सत्तार ग्रुप का हिस्सा है, शायद इसलिए टिकट ना दिया गया हो। तो इससे मुझे भी ये समझ आ रही है और देखने वालों को भी ये समझ आ रही है कि शायद अभी इख्तलाफात हैं भादराबाद ग्रुप में और PIB ग्रुप में। नहीं, देखिए, ये अभी भादराबाद ग्रुप तो कोई है ही नहीं है। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर दूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि राबता कमेटी ने खुले बाजुओं के साथ तमाम कारकुनान को एक्सेप्ट किया, अपने साथ बिठाया, उनको हम जिस तरह से रख सकते हैं तमाम कारकुनान जो भी गए थे, हमने कहा आप अपने घर में वापस आ जाएं, आपको वही इज्जत मिलेगी। लेकिन जहां तक जो टिकट देने का ताल्लुक है, ये कुल्ली इख्तियार है राबता कमेटी का, वो जिसको मौजूद समझे उसको वो टिकट देगी, क्योंकि जो वो सोच सकते हैं तमाम मेंबरान राबता कमेटी के एक फर्द वाहिद की हैसियत से, अपने लिए मैं वो कतई तौर पर नहीं सोच सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां अतीक हमारे साथ है। हिलाली साहब, भी MQM डिफेंड कर ले, लेकिन ज़मीनी हकायक यही बताते हैं कि शायद MQM में अब यूनिटी नहीं रही, इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद है। ना सिर्फ यूनिटी नहीं रही, मेरे ख्याल में MQM एज अ पार्टी रहने की इसकी ज़रूरत क्या है। 1982 के पहले तो MQM था ही नहीं, और उसके बाद MQM क्यों बना हमें पता चला, किस लिए बना, कौन बनाया, क्या मकसद के लिए, हमें पता है। अब अगर वो सर्कमस्टेंसेस वापस इंशाल्लाह कभी आएंगे नहीं, तो ये MQM का क्या जी, मैं भी मुहाजिर हूं, माने कौन, जो आदमी हिंदुस्तान से आया वो मुहाजिर बन गया। भाई क्या बात है, वी आर ऑल पाकिस्तानीज। अब टाइम आ गया है कि कहने हम सब पाकिस्तानीज हैं, और जिस इलाके में हम रहते हैं, अगर सूबा सिंध है, हम सब सिंधी हैं। पता नहीं इन लोगों को कब तक ये ढील मिलता रहेगा कि MQM इज फिनिश। और जो MQM थे, खुदा करे वो वापस ना आए, इसलिए कि वो MQM तो सब जेल में होना था उनको, पूरा लीडरशिप को। मैं तो हैरान हूं कि 1-2 लोगों को निकाल दिया है, बाकी किधर है, ये सब फिर रहे हैं। माय गॉड, इट्स रियली फैंटास्टिक। शाहिद लतीफ साहब अभी, आई एम सॉरी, सही, शाहिद लतीफ साहब अभी मियां अतीक ने भी बात की कि हो सकता है हमारी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो MQM का PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट करना है NA 243 में, इससे एक और बात जाहिर होती है कि शायद MQM को समझ में आ गई है कि शायद दोबारा इनका जो कैंडिडेट है यहाँ से जीत ना सके, शायद इनमें अब वो यूनिटी नहीं रही, लोग इनको अब सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर फारूक सत्तार आम इंतखाबात में हार गए, शायद यही वजह है कि यहाँ पे भी सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं ये लोग। जी, मैं ये समझता हूँ कि वो तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई एक आध सीट और भी जो मिल सकती है। और पहले हमें नज़र आ रहा है कि PTI की कुछ कमज़ोरियाँ जिसकी वजह से उन्हें इनका साथ चाहिए था,
और ये वो साथ जब कोई देता है तो फिर वो कंडीशनल हुआ करता है ना, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। Definitely. और जहाँ तक MQM का अपना ताल्लुक है, वो तो हमें नज़र आ गया कि कराची में जो इनके इस मरतबा नताइज आए वो खुला इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि MQM वो MQM नहीं है और ना ही उसे वो MQM रहना चाहिए था। आज तक ये मामला हल नहीं हो सका कि जो खुद को MQM पाकिस्तान कहते थे और MQM लंदन के साथ उनके ताल्लुकात क्या वो भी जारी थे या जारी हैं। और PSP का जो मामला है वो भी आप देख लीजिए कि कोई किसी किस्म का उसके भी हतमी नताइज ऐसे सच नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि MQM का चैप्टर एज फार एज आई एम कंसर्न इट इज़ क्लोज्ड। नताइज भी ये जाहिर करते हैं। तो अब अगर छोटा मोटा इन्होंने आगे लेकर खुद को चलना है या अपने आप को कायम रखना है तो फिर इसी तरह के मामलात हैं जिसके तहत वो किसी की मजबूरी का या कमजोरी का कुछ फायदा उठाते हुए ये जो सियासी गेम है इसमें से कुछ ना कुछ लेना चाहेंगे और वही मुझे नजर आ रहा है इन इलेक्शन में शायद वो यही करने की। और रजा, ये MQM के अपने हलकों के अंदर भी ये बात हुई है, MQM के लोगों ने भी ये बात डिस्कस की है कि पहले इंतखाबात हैं जिन्होंने अपने ज़ाहिर कायद तो वो अपनी जो लंदन में शख्सियत बैठी है उसको ही मानते हैं कि उसी का खमियाजा उसी का नुकसान इन्होंने भुगता है कि उनके नाम के बगैर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। MQM के अपने लोगों के अंदर बात हुई है। जी बिल्कुल, इसका खमियाजा भुगता है और बहुत असर हुआ है। एक तो जाहिर बात है अल्ताफ हुसैन की डिफेक्टो जो वो बिल्कुल मंजिल से हट गए हुए हैं, तकरीबन यूँ समझिए कि रिटायर ही हो चुके हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। और दूसरा जो हिस्से बखरे हुए हैं उससे जाहिर बात है MQM को नुकसान भी हुआ है। मगर मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह हुआ है कि इलेक्शन में चूंकि एक तरह से कुछ आज़ादाना माहौल था, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, बल्कि वो ख़ानदान जो हमेशा MQM को वोट देते आए हैं, मैं कईयों से मेरी बात भी हुई थी जब मैं पाकिस्तान में था इलेक्शन के दौरान, और उनके बच्चों ने जाकर PTI को वोट दिया क्योंकि एक वेव थी। बिल्कुल लोग कराची में चाहते हैं कि तब्दीली आए। PPP से भी वो मायूस हैं कराची के लोग, और MQM की जो रही है सियासत और रविश उससे भी वो कुछ नालां थे, इसलिए वो PTI को ये चांस मिला है। अब सवाल ये कि किस हद तक सस्टेनेबल है ये, इसमें एथनिक आइडेंटिटी जो है वो मैटर इसलिए करती है कि उसके साथ मईशत जुड़ी हुई है। अगर एक ग्रुप फील करे मुल्क में या एक बड़े शहर में कि उसको उसके जायज़ हकूक नहीं मिल रहे या वो राइट्स जो वो एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे वो नौकरियां हो, कोटाज हो वगैरह हो, वो नहीं हो रहा, तो फिर इस तरह की तहरीकें जन्म लेती हैं। अब ये सवाल अब सही जो टेस्ट है इमरान खान साहब का और बड़ी हद तक PPP का भी कि अगर वो अपनी गवर्नेंस को बदलते हैं सिंध में और एक नए बाब का आगाज करते हैं तो फिर बिल्कुल हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम स्टक रहेंगे इसी साइकिल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा रूमी हमारे साथ, आई लतीफ़ साहब, जफर हिलाली में तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक प्रोग्राम के लिए ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।